आज हम क्लास 5 के हिंदी बुक उत्सव का चैप्टर 14 इसको समझेंगे। चैप्टर 14 गुलिवर की यात्रा। तो यह जो है यात्रा, गुलिवर की यात्रा, इसके लेखक है एक जोनाथन स्विफ्ट। इन्होंने 1726 में गुलिवर की यात्राएं नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे संसार भर के बच्चों ने बहुत पसंद किया था। इसमें लेमुएल गुलिवर की विचित्र यात्राओं का वर्णन है। तो इस बुक में जो है सो इसकी जो यात्रा है उसका लिलीपुट वाला अंश दिया जा रहा है। तो चलिए इसको करते हैं, समझते हैं। गुलिवर एक जहाज में यात्रा कर रहा था। अचानक जहाज एक तूफान में फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर तैरकर किसी तरह किनारे पहुंचा। लहरों ने थपेरे मार मार कर उसे बहुत थका दिया था, इसलिए वह वहीं जमीन पर सो गया। मतलब इसका जो यात्री है गुलिवर, वो एक जहाज में यात्रा कर रहा था। अचानक क्या हुआ कि वह जहाज जो है सो तूफान में फंस गया और सभी यात्री, जहाज पर बैठे हुए जितने भी यात्री थे, सब उसमें डूबने लगे। और गुलिवर जो है तैरकर किसी तरह किनारे पर पहुंचा। वह पहुंच तो गया, लेकिन लहरों के ने उसे मार मार कर अपने थपेड़े से उसे बहुत थका दिया था, इसलिए वह जब किनारे के पास पहुंचा तो जमीन पर ही सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले धागों से जकड़ा हुआ पाया। और जब उसकी नींद खुलती है तो वह क्या देखता है कि उसे पतले धागों से बांधा गया है। वह पूरा बांधा हुआ है पतले धागों से। कोशिश करने पर भी वह उठ ना सका, क्योंकि उसे धागों से बांध दिया गया था। वह बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह उठ नहीं पाता है, क्योंकि उसे बांधा गया था धागों से। उसके अचरज की सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर एक छोटा सा आदमी, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 6 इंच रही होगी, खड़ा हुआ था। अब वह क्या देखता है कि उसकी छाती पे, उसके सीने पे एक आदमी, जिसकी ऊंचाई मतलब बहुत रही होगी तो 6 इंच रही होगी, तो वह उसके सीने पे खड़ा है। तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि यह कैसा आदमी है भाई। कुछ देर बाद उसके जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ आए। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुनकर वे सब भाग खड़े हुए। किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपने हाथ उठा लिए और वह जोर से चिल्लाया, हे किना देखूल। उसके बाद वह क्या देखता है कि कुछ देर के बाद उसी जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ाए हैं और उनका जो नेता है वह तीर कमान हाथ में लिए हुए है। अब क्या हुआ, गुलिवर ने एक जोर से चीख मारी। उसको सुन के वे सब डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। किंतु थोड़ी ही देर में फिर से आ गए सब, और उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और वह जोर से चिल्लाता है, हे कि ना देखूं। और उसके पीछे सभी छोटे कद वाले आदमियों ने इसी आवाज को दोहराया। गुलिवर की समझ में कुछ न आया। उसने उठने की कोशिश की, जिससे वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। अब क्या है कि वह आदमी जब बोलता है तो उसका सारा आदमी जो उसके साथ आया था उसी आवाज को दोहराता है। गुलिवर कुछ नहीं समझ पाता है। वह फिर से उठने का प्रयास करता है, जिससे वह धागे जिनसे उसे बांधा गया था वह टूट जाता है। अब गुलिवर की समझ में आता है कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था, वास्तव में वह उस जगह के रस्से हैं। मतलब जहां वह गया हुआ था वहां के रस्से धागे जैसे थे। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की वर्षा होने लगी। तीरों से उसे विशेष नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वे सुई की तरह चुभते थे। अब वह जब उठकर बैठता है तो क्या होता है कि वह सब जो है उस पे तीरों की वर्षा करने लगते हैं। उस तीर से उसे विशेष नुकसान नहीं होता है, नुकसान मतलब हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह सुई की तरह उसे चुभते हैं। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया। अंत में वह हार मानने का नाटक करता है और वह फिर लेट गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया।
उस पर एक व्यक्ति भाषण करने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, फिर भी वह इन लोगों की भाषा न समझ सका। अब वह अभिनय करता है, नाटक करता है कि वह हार मान गया और वह लेट जाता है। यह सब देख के वह जो आदमी सब थे वो बहुत खुश होते हैं और वे तीर बरसाना बंद कर देते हैं। और कुछ देर में क्या होता है कि उसके पास एक स्टेज बनाया जाता है, मंच बनाया जाता है, जहाँ पर वह एक जो आदमी है जो पहले बोलता है वह जाके वहाँ भाषण देता है। अब गुलिवर जो है उसे विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु फिर भी वह इन लोगों की भाषा न समझ सका। वह उसे यह भाषा नहीं आता था। गुलिवर ने अंग्रेजी बोलकर अपनी बात समझानी चाहिए, पर वहाँ इस भाषा को समझने वाला कोई नहीं था। गुलिवर अंग्रेजी जानता था, तो वह सोचा कि अंग्रेजी तो सब जानता होगा, तो उसने अपनी बात उसे समझानी चाहिए, परंतु वहाँ कोई भी अंग्रेजी नहीं जानता था। हार कर गुलिवर ने संकेतों की भाषा अपनाई। इस भाषा को विश्व में सभी जगह थोड़ा थोड़ा सभी लोग समझ लेते हैं। मतलब जो सांकेतिक भाषा है उसे विश्व में सब जगह लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो गुलिवर क्या करता है, अंत में वही भाषा अपनाता है, उसी से उन लोगों को अपनी बात समझाने का कोशिश करता है। अब गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लग आई थी। इस बात को उसने इशारों से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही लोग दौड़ पड़े और टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री लाई जाने लगी। अब जब उन लोगों को लगा कि इसे भूख लगी है तो सब दौड़ कर जाते हैं और टोकरों में भर के खाद्य सामग्री लेकर आते हैं। उस सामग्री को मंच पर रख दिया गया। उसके शरीर से लगाकर सीढ़ियां खड़ी की गई। खूब खाना इकट्ठा किया गया। उस देश के हिसाब से खाना सैकड़ों व्यक्तियों के लिए यथेष्ट था, लेकिन गुलिवर की दृष्टि से उसकी मात्र काम चलाव ही थी। अब वहाँ पे खाना इकट्ठा किया गया, तो उन लोगों के हिसाब से तो यह खाना जो था सो बहुत था, काफी था, लेकिन गुलिवर के लिए यह सिर्फ काम चलाव, मतलब उसकी जरूरत पूरी करने के हिसाब से ही था, ज्यादा नहीं था वह। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। जब वह खाना खाना खत्म कर देता है, बंद करता है, तो लोग खुश होकर ताली बजाते हैं। अब खाना खाने के से गुलिवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वह खर्राटे भरने लगा। इसके बाद वह कई घंटे सोया, क्योंकि वहाँ के निवासियों ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। इन गोलियों के सेवन से गुलिवर अपना होश खो बैठा था। अब खाना खाते ही गुलिवर को नींद लगता है और कई घंटे तक सोया रहता है, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। अब वहाँ के जो निवासी थे सो बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। वे लोग जहाज बनाने में बड़े निपुण थे, कुशल थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लाद कर उन जहाजों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में गुलिवर के बेहोश शरीर को लादा गया। तो जब वो ले जा रहे थे तो वैसे ही गाड़ी में गुलिवर का जो बेहोश शरीर था उस पर लाद के उसे ले जाते हैं। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की, मतलब उसकी चौकीदारी की। से उन्हें भय था कि कहीं यह भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश न करे। भीमकाय का मतलब होता है जो भयानक है, उस टाइप का आदमी। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया, जहां स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की। अब गाड़ी को खींच के राजमहल तक लाया जाता है, जहां राजा स्वयं खड़े होते हैं और वे जो है सो गुलिवर का स्वागत करते हैं। राजमहल के प्रवेश द्वार के निकट ही एक विशाल मंदिर था, जो गुलिवर के लिए सबसे आदर्श जगह थी। उसका द्वार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा था। द्वार में फाटक लगे थे। फाटक में खिड़कियां बनी थी। एक खिड़की में से 90 जंजीरें ले जाई गई थी, जिनसे गुलिवर के पैर को बांधकर उनमें 30 ताले लगाए गए। मतलब वहां पर एक मंदिर था जो उसके लिए सही था, आदर्श जगह था। उसका द्वार भी था, उसका गेट जो था सो 4 फुट ऊंचा था और 2 फुट चौड़ा था। द्वार में फाटक थे, खिड़कियां बनी थी, सब था। तो उसमें से खिड़की में से 90 जंजीरें लाई गई थी, जिससे उनका गुलिवर का पैर बांधा गया था और उसमें
30 ताले लगाए गए थे। ताले भी उन्हीं लोग के जैसे छोटे छोटे रहे होंगे। जब वहाँ के निवासियों को यकीन हो गया कि गुलिवर भाग नहीं सकता, तो उन्होंने उन रस्सों को काट दिया जिनसे उसे बांधा गया था। मंदिर के पास गुलिवर को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। अब उन लोग को, जब वहाँ के रहने वाले निवासियों को यकीन हो गया कि गुलिवर भाग नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया कि उन रस्सों को काट दिया और उसको ऐसे ही, जिससे उसे बांधा गया था, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और अब जो है सो मंदिर के पास वहाँ के निवासियों की, वहाँ के लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ थी जो उसको देखने के लिए आए थे। जब गुलिवर उठकर खड़ा हुआ तो लोगों ने करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया, मतलब तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। सीढ़ियां लगाकर बारी बारी से वे सभी गुलिवर के शरीर पर चढ़े। आगे चलकर वहां के राजा ने इस तमाशे पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सब इस तमाशे को देखने आए थे और उसके शरीर पर चढ़ भी रहे थे, लेकिन आगे चल के राजा ने उस पर रोक लगा दिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं करना है। पैर में बंधी जंजीरों के बावजूद गुलिवर को थोड़ा झुककर मंदिर में जाने में कोई असुविधा नहीं हुई। मतलब उसका पैर बंधा हुआ था, उसके बावजूद वह थोड़ा झुक के ही मंदिर में चला गया, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वहाँ वह चित लेटकर आराम करने लगा। लेटे लेटे उसे घर की याद आने लगी। याद आया हॉलैंड का वह मेडिकल कॉलेज जहाँ उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। उसके बाद चिकित्सक की हैसियत से अवाविल जहाज पर बिताए दिनों की स्मृति जाग उठी। मतलब उसको अब अपने घर की याद आ रही थी, जिसमें उसने जहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, और उसके बाद वह डॉक्टर की हैसियत से ही अवाविल नामक जहाज पर रहा था। उसकी यादें उसे आ रही थी। उस जहाज पर उसने 3.5 साल गुजारे थे। उसके बाद लंदन में बसकर गुलिवर ने मरीजों को देखना शुरू किया था। शुरू में उसकी प्रैक्टिस बुरी नहीं थी। तभी उसने मैरी नामक लड़की से शादी की। उन्हीं दिनों उसने एक मकान भी खरीद लिया, लेकिन दुर्भाग्य से ने सब कुछ चौपट कर दिया। अब वहीं पर उसके बाद उसमें वहाँ पर प्रैक्टिस करता है, वहाँ अवाविल जहाज पर। उसके बाद क्या करता है, लंदन में वह बस जाता है और वहाँ ही मरीजों को देखना, पेशेंट को देखना शुरू करता है। और वहीं पे वह मैरी नामक लड़की से शादी कर लेता है और एक घर भी खरीद लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से, मतलब उसके बुरे भाग्य से, सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। अब दिनों दिन काम धंधा बिगड़ता गया, प्रैक्टिस चल नहीं पाई। हार कर पति पत्नी ने तय किया कि गुलिवर को फिर से जहाज पर नौकरी कर लेनी चाहिए। आखिरकार वहाँ भी मरीज ही देखने होते हैं, और तब से गुलिवर का जीवन जहाज पर बीतने लगा। पत्नी हॉलैंड में रहकर घर की देखभाल करती है और वह देश देश घूमता फिरता है। अब उसका जब काम धंधा नहीं चला तो उन दोनों ने, पति पत्नी ने, यह तय किया कि गुलिवर को फिर से जहाज पर, जहां वह पहले नौकरी करता था, उसे कर लेना चाहिए। वहां भी तो आखिर कोई काम है नहीं, पेशेंट ही देखने हैं। और पत्नी जो है सो घर पर रहकर उसकी घर की देखभाल करती है और उसका जीवन जो है जहाज पर ही बीतने लगा। अब लेटे लेटे गुलिवर को नींद आ गई। जब वह जागा तो ताजगी महसूस कर रहा था, सारी थकान उतर गई थी। उस देश के राजा उससे मिलने आए। उन्होंने इशारे से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त कर दिया। जब वह जागा तो उसे अच्छा लग रहा था, उसे ताजगी महसूस हो रही थी और उसकी थकान भी उतर गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उस देश के जो राजा थे वह उससे मिलने आए, और वहाँ की भाषा न इसको आती थी, न इनकी भाषा उनको आती थी। तो उन्होंने क्या किया, इशारों से गुलिवर से बात की और उसके बाद एक विशेषज्ञ को जो भाषा सिखाता उसको इसके लिए रख दिया, नियुक्त कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। काम चलाऊ मतलब जितनी उसकी जरूरत थी उतना ज्ञान हो गया। अब उसके लिए राजा से तथा अन्य व्यक्तियों से बात कर पाना आसान हो गया था। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश बलेफुस्कु के सम्राट ने बड़ा शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण कर देगा। उस देश का जहां वह रह रहा था उसका नाम था लिलीपुट। तो राजा ने
एक दिन क्या किया कि उसकी जंजीरें खुलवा दी और उसको एक समस्या बताया कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसका सम्राट है जो है वह एक बड़ा ही शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार उसने किया है और लगता है वह जल्दी ही हमारे देश पे आक्रमण कर देगा। तो उसके बाद गुलिवर ने क्या कहा, आप चिंता न कीजिए, मैं मिनटों में आपके शत्रु को ठिकाने लगा दूंगा। गुलिवर ने एक योजना बनाई। वह कुछ रस्सियां और तार लेकर बैठ गया। रस्सियों को बांटकर उसने मोटे मोटे रस्सी बना लिए। तारों को भी इसी प्रकार मोटा कर लिया। तारों के एक सिरे पर उसने कटिया बनाई जिसमें कोई चीज फंसाई जा सके। कटिया का मतलब होता है किसी चीज को फंसाने के लिए मुड़ी हुई कील, उसमें लगा के वह उसको तैयार कर लेता है। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। वहां से वह उठा और पहाड़ी पर चला गया और अपनी दूरबीन से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से ज्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कटिया लगे मोटे तार भी बनाए। जब उसे पता चला, वो अपनी दूरबीन से देख रहा था, तो उसे दिखा कि शत्रु देश जो है वह 50 से ज्यादा जहाज तैयार करके वहां पे खड़ा रखा है। तो उसने क्या किया कि 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कटिया लगे मोटे तार भी बना लिए। इस सामग्री को लेकर वह ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाजों में कटियों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सों में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह अपने मित्र देश की ओर चल दिया। उसने क्या किया कि वहां गया, सबका जहाज तो छोटा छोटा ही रहा होगा, तो उसने उसको फंसाया और उसको खींचते हुए अपना जो उसका मित्र देश था उसकी ओर चला आया। अब क्या हुआ, ब्लेफुस्कू के सैनिकों ने तीर बरसाना शुरू किया, किंतु उनसे गुलिवर का बाल भी बांका ना हुआ। मतलब उसने तीर उस पर बरसाया लेकिन उससे इसका कुछ भी बिगड़ा नहीं। अब वे तीर उसका क्यों नहीं बिगाड़ पाए कुछ, क्योंकि उसने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी और आंखों पर चश्मा था। जब गुलिवर लिलीपुट पहुंचा तब उसके स्वागत के लिए वहां का राजा और दरबारी मौजूद थे। गुलिवर ने आवाज लगाई, लिलीपुट के राजा की जय। और जब गुलिवर जो है लिलीपुट पहुंचता है तो उसके स्वागत के लिए राजा के साथ साथ उसके दरबारी भी वहां रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और गुलिवर आवाज लगाता है, लिलीपुट के राजा की जय। सारी प्रजा ने एक स्वर में कहा, लिलीपुट के राजा की जय। कुछ दिन बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। तो कुछ दिन हो गया तो उसने अपने देश जाने की अनुमति मांगी। राजा ने सहर्ष हाँ कहा। उस दिन से गुलिवर इस टोह में रहने लगा कि कोई जहाज दिखे तो वह लिलीपुट से विदा ले। सौभाग्य से शीघ्र ही एक जहाज मिल गया। जहाज के नाविकों ने गुलिवर को जहाज पर ले जाना स्वीकार कर लिया। खुशी की बात यह थी कि जहाज गुलिवर के ही देश का था। तो जब उसने मांगा तो राजा ने उसे आज्ञा दे दिया जाने का और फिर जल्दी ही एक जहाज आ गया वहाँ, जहाँ के नाविकों ने गुलिवर को उस पे बैठाना स्वीकार कर लिया। और सबसे इसमें खुशी की बात थी कि वह जहाज जो था सो गुलिवर के देश का ही था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।